हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल जीके वर्ल्ड एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे हिंदी के अंतर्गत। हमने कल समास पढ़ा था, उसमें हमने दो समासों को कंप्लीट किया है, अव्ययीभाव समास और तत्पुरुष समास। आज हम समास के ही अंतर्गत पढ़ेंगे तीसरा समास, जो कि कर्मधारय समास है। और इसी वीडियो में जो है विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न भी कराए गए हैं, जो इनकी परिभाषाओं से पूछे जाते हैं। तो अंत तक बने रहिएगा, इसमें प्रश्न भी कराए जाएंगे। आज हम पहले पढ़ेंगे इसमें कर्मधारय समास। जैसे इसकी परिभाषा की अगर बात करें तो इस समास में एक पद आपका विशेषण होता है और दूसरा पद आपका विशेष होता है। पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष से। अगर इनके दूसरे नाम की बात करें तो जैसे विशेषण को आपको उपमान और विशेष को उपमेय भी, इन नामों से कई बार पूछा है कि पहला पद उपमान और दूसरा पद उपमेय होता है, वो कौन सा समास होगा? तो आपका कर्मधारय। इनकी डिफिनीशन से भी प्रश्न बने हैं, जो कि इसी वीडियो में अंत में हम पढ़ेंगे। इसमें डिफिनीशन की अगर बात करें पहले, तो जो आपका विशेषण जो है, पहले विशेषण होगा, उसके बाद आपका कोई संज्ञा शब्द होगा। जैसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे यहाँ पे है महाकवि, तो जो महा जो है शब्द, ये कवि की विशेषता बता रहा था। जो महान है यहाँ पे, ये आपका विशेषण हो जाएगा, और जो कवि शब्द है वो आपका संज्ञा है। इसीलिए पहले यहाँ इसमें विशेषण होगा और उसके बाद संज्ञा होगा। जैसे महाकवि का अगर विग्रह करें तो महान कवि, अर्थात जो कवि की विशेषता बता रहा है शब्द है वो महान है, अर्थात ये विशेषण है, और कवि एक संज्ञा शब्द है। तो आपको याद रखना है, इसमें जो कर्मधारय में होगी इसकी पहचान, वो पहले विशेषण आएगा, उसके बाद कोई संज्ञा शब्द होगा। जैसे महाकवि, तो महान कवि इसका विग्रह होगा। और एक आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, जो यहाँ पे नोट में लिखा है, यदि किसी उपसर्ग को विशेषण की तरह प्रयुक्त कर लिया जाता है तो वहां भी कर्मधारय समास होगा। यदि किसी उपसर्ग को विशेषण की तरह प्रयुक्त कर लिया जाता है तो वहां भी कर्मधारय समास होगा। इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे सद्भावना, जो आपका सद जो है वो एक उपसर्ग है, और ये आपका जो भावना, इसकी जो दिया गया है शब्द, या आपका संज्ञा शब्द है। और यहाँ जो जो सद आ रहा है वो आपका उपसर्ग है, जो कि इसकी विशेषता बता रहा है। जैसे आपका सत भावना, ये जो इसका विग्रह होगा सत भावना, अर्थात हित की भावना या अच्छी भावना। तो यहाँ पे अच्छे के तौर पे इसकी जो हित के लिए यूज किया गया है शब्द, वो सद है। ये उपसर्ग है आपका। जैसे इसमें भी आ रहा है आपका, दूसरे एग्जाम्पल में का शब्द आ रहा है, ये का भी आपका एक उपसर्ग है। तो यदि अगर उपसर्ग शब्द जो है विशेषण में प्रयुक्त किए जाते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है उपसर्ग को विशेषण की तरह अगर प्रयोग कर लिया जाता है तो आपका तो भी कर्मधारय समास होगा। पहले जैसे हमने अव्ययी भाव में पढ़ा था, वहां पे आपके जो उपसर्ग आ रहे थे, वहां आपका उपसर्ग जो आ रहे थे वो आपका अव्ययी भाव समास होंगे। यहाँ जो है आपका विशेषण के साथ अगर कोई जो उपसर्ग आता है तो आपका कर्मधारय समास होगा। ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद जैसे आपका दिया है सद धर्म, मतलब सत्य है जो धर्म, सत्य धर्म का विग्रह करेंगे तो सत्य है जो धर्म। उसके बाद इसमें जो और एग्जाम्पल है, जैसे चरण कमल, कमल के समान चरण। उसके बाद देह लता, देह रूपी लता, देह लता। उसके बाद आपका कनक लता है, इसका विग्रह होगा कनक की सी लता। जैसे बात करें महादेव, महान है जो देव, अर्थात देखिए यहाँ भी महा जो शब्द है ये देव की विशेषता बता रहा है। तो पहला जो शब्द यहाँ पे दिया गया है वो आपका जो है विशेषण है, उसके बाद जो देव शब्द है वो आपका जो है संज्ञा है। इसलिए इसमें पहले विशेषण होगा और बाद में संज्ञा कोई शब्द होगा। तो जैसे महादेव का अगर विग्रह करें तो महान है जो देव। उसके बाद अधमरा, यहाँ पे अधमरा, जैसे आधा है मरा, आधा है जो मरा, अधमरा शब्द का विग्रह आधा है जो मरा। ऐसे यहाँ पे और शब्द हैं, जैसे वीर बाला, वीर है जो बाला, वीर बाला का विग्रह होगा वीर है जो बाला। उसके बाद
पीतांबर, पीत अंबर, पीतांबर को आपको याद रखना, ये स्टार ये बहुब्रीहि में भी आता है और कर्मधारय में। कब ये बहुब्रीहि में आएगा और कब ये कर्मधारय में? जैसे अगर वस्त्र की बात की जाएगी, जैसे पीतांबर, पीले वस्त्र अगर होंगे तो आपका ये कर्मधारय समास में होगा। और पीले वस्त्र को धारण करने वाला अर्थात श्री कृष्ण को कहा गया है, तो आपको वहां पे ये जो है बहुब्रीहि समास हो जाएगा। और अगर पीले वस्त्र की बात की जा रही होगी तो आपका यहाँ पे कर्मधारय समास होगा। ये एक्सेप्शन में है, कई बार ये आपका पूछा गया है। तो ये कर्मधारय में भी आता है और बहुब्रीहि में आता है। जब धारण करने वाला किसी तीसरे की ओर इशारा करेगा स्पेसिफिक, तो वहां पे आपका जो होगा बहुब्रीहि होगा। वैसे ये पीतांबर शब्द आपका कर्मधारय में भी आता है, ये याद रखेंगे। उसके बाद जैसे नील कमल, नीला है जो कमल, नील कमल का ये विग्रह होगा। उसके बाद नीलो उत्पल, नील उत्पल इसका विग्रह होगा। उसके बाद हमने कुछ और शब्द लिखे हैं जो इंपॉर्टेंट परीक्षाओं में पूछे गए हैं। जैसे आपका सुपुत्र है, कुपुत्र है, यहाँ पे मृगनयन है और चंद्रमुख है, परमानंद है और यहाँ पे आपका देशांतर है आदि। ये कुछ शब्द हैं जो परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। यहाँ पे भी देखिए आपका जो उपसर्ग आ रहा है, जैसे सु है और यहाँ पे कु जो है वो भी उपसर्ग है। तो आपको इन उपसर्गों को भी याद रखना है। अगर उपसर्ग विशेषण के साथ आते हैं, विशेषण शब्द के साथ, तो आपका कर्मधारय होगा। वैसे आपका अव्ययीभाव समास होगा। अगर उसके बाद यहाँ पे एक नोट पॉइंट लिखा है, जैसे यदि विशेषण पदों का दोहरान होता है तो वहां भी आपका कर्मधारय समास होता है। यदि विशेषण पदों का दोहरान होता है तो वहां भी कर्मधारय समास होता है। जैसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। जैसे आपका यहाँ दिया है लाल और लाल, ये अगर शब्द जो विशेषण है, क्योंकि लाल शब्द जो है वो विशेषण है और यहाँ विशेषण का जो है दोहरान हो रहा है अर्थात 2 बार यूज किया जा रहा है, तो यहाँ पे आपका जो है वो कर्मधारय समास होगा। वहां पे हमने क्या कहा था अव्ययीभाव में, वहां पे संज्ञा का दोहरान हो रहा था आपका। जैसे द्वार द्वार, हाथों हाथ, तो वहां पे संज्ञा शब्द था, संज्ञा शब्द का रिपीटेशन होगा तो आपका अव्ययीभाव होगा। और अगर विशेषण शब्द का रिपीटेशन होगा, 2 बार यूज किया जाएगा, तो आपका जो है कर्मधारय समास होगा। इसको आपको याद रखना है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछे गए। ये कुछ ऐसे एक्सेप्शनल शब्द हैं जो पूछे जाते हैं। हम समास तो पूरे पढ़ लेते हैं लेकिन कई बार गलत भी हो जाता है। तो आई होप जो है आपको इसको याद रखना है। और इसके कुछ और भी एग्जाम्पल, जैसे शीत, शीत अगर 2 बार, और उष्ण, उष्ण या हरा, हरा, इस टाइप के अगर शब्द आते हैं जो आपके विशेषण हैं, विशेषणों का अगर दोहरान होगा तो आपका यहाँ पे कर्मधारय समास हो जाएगा। आई होप आपको जो है कर्मधारय समास अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट समास पढ़ते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे द्विगु समास। द्विगु समास में द्विगु शब्द का जो अर्थ है होता है वो 2 गायों का समूह अर्थात समाहार, समूह भी यूज करते हैं और समाहार, ये दोनों जो समाहार शब्द है वो भी समूह के लिए प्रयोग किया जाता है। तो द्विगु जो शब्द है इसका अपने आप में भी खुद एक संख्यावाची है, क्योंकि यहाँ पे 2 गायों का समूह, और इसमें जो है पहले संज्ञा जो आपके संख्या शब्द आता है पहले आता है, क्योंकि इसके अर्थ खुद अपने शब्द में ही संख्या यूज हुई है। जैसे 2 गायों का समूह। इसकी परिभाषा की अगर बात करें तो जिस समास में पहला पद संख्यावाची और बाद वाला पद संज्ञा हो तथा समूह का बोध कराए, ये भी आपको लाइन याद रखनी है, समूह का बोध कराए, वहां द्विगु समास होता है। पहला पद इसमें आपको याद रखना है संख्यावाची और बाद वाला पद संज्ञा होगा। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें, जैसे आपका सप्त सिंधु, 7 सिंधुओं का समूह, ये इसका विग्रह होगा। जैसे नवग्रह, नवग्रहों का समाहार। उसके बाद त्रिकाल, त्रिकाल का विग्रह होगा, तीनों लोकों का समाहार। जैसे आपका चौराहा जो शब्द है इसका होगा 4 राहों का समूह, ये इसका चौराहा का विग्रह होगा। उसके बाद यहाँ नीचे आपका दिया गया है जैसे तिरंगा, तो 3 रंगों का
समूह, ये आपका तिरंगा का विग्रह होगा, 3 रंगों का समूह। उसके बाद एकांकी, एकांकी शब्द भी कई बार पूछा गया है, जैसे 1 अंक का नाटक। ये है भले ही एक, लेकिन ये अंक जो है ये समूह का बोध कराता है। एकांकी शब्द जो इसमें 1 अंक, ये भी एक समूह का बोध कराता है। तो जो एकांकी शब्द है ये आपका द्विगु समास है, इसमें 1 अंक का नाटक, ये इसका विग्रह हो जाएगा। उसके बाद आपका त्रिभुवन, 3 भवनों का समाहार, 3 भुवनों का समाहार, आपका त्रिभुवन का जो है समास विग्रह हो जाएगा। उसके बाद आपका दिया है सप्ताह, 7 आहनों का समूह, 7 आहनों का समूह। सही इसका जो विग्रह होगा वो आपका 7 आहनों का समूह ही होगा, क्योंकि आहन का मतलब होता है दिन। कहीं कहीं जब ये नहीं दिया हो तो आपको 7 दिनों का समूह करना है। अगर ये दोनों ऑप्शन में आपके रहते हैं तो आप पहली प्रेफरेंस 7 आहनों का समूह, यही इसका ठीक विग्रह होगा सप्ताह का। अगर ये नहीं है तो आप 7 दिनों का समूह, इस पे टिक करेंगे ना होने के कारण में। ठीक है, उसके बाद हमने कुछ इधर एग्जाम्पल इसके दिए गए हैं द्विगु समास जो परीक्षाओं में आए हैं बहुत बार, जैसे आपका तिमाही, छमाही, 6 माह के बाद या 6 माह का जो है 6 माह के बाद आने वाला तिमाही। इस टाइप से 2 लड़ा और एक तरफा, चौहद्दी, चारों हदें, जैसे आपकी ये इसको विग्रह होगा चौहद्दी का। जैसे यहाँ पे चौकड़ी या नवरत्न, नवरत्नों का समूह। इस टाइप से आपका नवलखा। ये कुछ इंपॉर्टेंट जो दिए गए हैं आपको। अधिकांशता जो है आपका समास में केवल शब्द का ही पूछता है, विग्रह बहुत कम पूछता है। तो आपको ये इंपॉर्टेंट कुछ दिए गए हैं जिनको हमने यहाँ पे सम्मिलित किया है, जो परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं, उन्हीं को यहाँ पे लिया गया है। तो आपको ये याद रखना है। उसके बाद अब हम इसमें जो एक्सेप्शनल वाले हैं, जो अब बाद में बनते हैं आपके शब्द, उसको देखते हैं। जैसे यहाँ पे आपका अब बाद में दिया है, जैसे आपका दशानन, इसमें भी संख्या आ रही है, क्योंकि डिफिनीशन ही कहती है कि पहला पद संख्यावाची और बाद में संज्ञा हो। तो इसमें भी आपका जो संख्या आ रही है, लेकिन यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो यहाँ संख्या जरूर आ रही है, लेकिन ये किसी तीसरी कोई की ओर जो है संकेत करता है, जैसे किसी स्पेसिफिक अर्थ देता है। तो आपका जो है वो शब्द बहुब्रीहि हो जाएंगे, भले ही उनके पहले संख्या आ रही हो। जैसे आपका दशानन है, चतुर्भुज है, त्रिलोचन है, त्रिपिटक है, इन सब में संख्या आ रही है भले ही, लेकिन ये एक विशेष अर्थ देते हैं। तो ये आपके जो हैं सारे बहुब्रीहि समास में आएंगे, ये आपके द्विगु समास में नहीं आएंगे। ये आपका बाद में याद रखना है। जैसे आपका यहाँ पे त्रिलोचन है, संख्या जरूर यहाँ पे 3 लगी है, ये आपका लेकिन एक विशेष अर्थ। जैसे आपका 3 लोचन जिसके, अर्थात शिव जी के लिए कहा गया है। तो ये आपको याद रखने हैं, ये आपके जो अब बाद में दिए गए हैं। जैसे यहाँ पे दशानन, 10 हैं आनंद जिसके, मतलब आनंद मतलब मुख। ठीक है, ये आपका जो रावण के लिए कहा गया है, 10 हैं आनंद जिसके। उसके बाद चतुर्भुज, 4 हैं भुजाएं जिसकी, अर्थात ये विष्णु जी के लिए कहा गया है। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद आपका जैसे यहाँ पे त्रिपिटक है, 3 पिटकों का संग्रह अर्थात समूह, जो कि एक बौद्ध धर्म का विशेष ग्रंथ है। ये हमने बौद्ध धर्म वाले टॉपिक में भी अच्छे से इसका डिस्कशन किया था। तो ये आपको याद रखना है। ये आपके स्पेसिफिक अर्थ देते हैं, तो ये आपके जो है वो बहुब्रीहि समास हो जाएंगे। उसके बाद एक और आपका एक्सेप्शन है बाद में जो पूछा जाता है खूब, जैसे यहाँ पे अगर मध्य की गिनती का कोई समास आता है तो आपका जो है द्वंद्व समास होगा। अगर जैसे मध्य की गिनती की बात, जैसे यहाँ एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं, जैसे आपका 61 है, 64 है, 24 है, जो आपकी मध्य की गिनती है, 24 है, 34 है, 64 है, इस टाइप की कोई भी गिनती जैसे आएंगी तो यहाँ पे तब आपके द्वंद्व समास होगा। डिजिट आपकी संख्या भले ही आ रही है, लेकिन ये आपका द्वंद्व समास में हो जाएगा।
जैसे 61 का। और इसमें एक और बात याद रखनी है, जैसे जो आपके ऊपर की जितनी संख्या है वो पहले लिखी जाएगी अगर विग्रह किया जाएगा। जैसे 61 है, 1 और 60, जैसे 64, 4 और 60, जैसे 24 जो है 4 और 20। तो इस टाइप की जो ऊपर की संख्या है वो पहले लिखी जाएगी, उसके बाद पूरी वाली संख्या लिखी जाएगी। और जितनी भी मध्य की संख्याएं हैं और वो सारी आपकी जो है ये द्विगु समास में आएंगी। ठीक है, तो आई होप आपको जो है द्विगु समास समझ में आया होगा। और ये जो जितने एक्सेप्शन दोनों बताए हैं आपको, पहला और दूसरा एक्सेप्शन, ये भी आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट समास। इसके बाद हम पढ़ेंगे द्वंद्व समास। इसकी अगर परिभाषा की बात करें तो जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं अर्थात विशेष होते हैं उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं अर्थात ये विशेष से, कई बार ये विशेष शब्द से भी पूछा गया है कि किस समास में दोनों पद विशेष होते हैं, तो आपका जवाब हो जाएगा द्वंद्व समास। तो ये आपको दोनों नाम याद रखने हैं, विशेष भी और प्रधान मतलब मुख्य, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। कई बार ये पॉइंट दिया गया है, जैसे जिस समास में उभय पद कई बार छाप देता है, उभय मतलब होता है दोनों, तो उभय पद प्रधान हो तब भी आपका द्वंद्व समास होगा। हो उभय पद मतलब दोनों पद जिसमें प्रधान अर्थात मुख्य हो या विशेष से हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। उसके बाद जो द्वंद्व समास है वो आपका 3 टाइप के होते हैं, जैसे यहाँ पे मेंशन किया गया है इतरेत्तर द्वंद्व, उसके बाद समाहार द्वंद्व, इधर आपका विकल्प द्वंद्व। ये आपके जो है द्वंद्व समास के 3 प्रकार हैं या 3 भेद हैं, जैसे इतरेत्तर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व और विकल्प द्वंद्व। इसमें आपका जो है वो और सब कर रहता है लोग, यहाँ जो है लास्ट में अंत में या जो आपका अंत में आपका आदि शब्द आएगा। जैसे अगर इसका विग्रह करेंगे तो आदि शब्द लगेगा, और इसमें जो है आपका या अथवा इन दो में से एक आएगा, या तो या लगेगा या अथवा लगेगा विग्रह करते समय। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, जैसे आपका 25 जो 25 है, जैसे 5 और 20 इसका विग्रह करेंगे तो 5 और 20, जैसा कि हमने पीछे भी बताया था, जो मध्य की गिनतियां हैं वो आपके द्वंद्व समास में आएंगी और द्वंद्व समास के अंतर्गत भी पूछी जाएंगी तो आपका इतरेत्तर द्वंद्व में आएंगी। जैसे उसके बाद कुछ है, जैसे दूध रोटी, ये भी शब्द जो है दूध और रोटी, जब इसका विग्रह होगा दूध और रोटी हो जाएगा। इसमें पहले भी बता चुके हैं, यहाँ पे जो और शब्द आ रहा है ये इसका होगा लोग। यहाँ पे जैसे आपका देश विदेश, इसका अगर विग्रह करेंगे देश और विदेश हो जाएगा। उसके बाद यहाँ दिया गया है हरिहर, हरि और हर, अगर इसका विग्रह करेंगे हरि और हर, हरि अर्थात विष्णु और हर मतलब महादेव, तो हरि हर जो शब्द होगा वो आपका इतरेत्तर द्वंद्व में आएगा। इसका विग्रह करेंगे तो हरि और हर ये बनेगा। उसके बाद अगर समाहार द्वंद्व की बात करें तो जैसे आपका चाय पानी, तो यहाँ ये लगेगा इसमें चाय कामा पानी आदि, इसका जब विग्रह करेंगे चाय कामा पानी आदि, और भी मतलब इसके अलावा आदि। ठीक है, जैसे यहाँ पे बाप दादा, इसका अगर विग्रह करेंगे तो बाप कामा दादा आदि, लास्ट में इसमें समाहार वाले में आदि शब्द लगेगा। उसके बाद जैसे यहाँ पे काम काज, तो काम कामा काज आदि। इसके बाद घर द्वार, अगर इसका विग्रह करेंगे तो घर कामा द्वार आदि। ये जो है आपके शब्द वो समाहार द्वंद्व में आएंगे। वैसे तो अगर ओवरऑल की बात करें तो आपका सारे ये जितने भी हैं इतरेत्तर समाहार और वैकल्पिक, इसमें जितने भी एग्जाम्पल दिए गए हैं वो सारे आपके द्वंद्व समास में आएंगे। कई बार जब प्रकृति प्रश्न की थोड़ी टफ करनी होती है तो इसके टाइप पर भी क्वेश्चन पूछा जाते हैं, तो आपको ये याद रखने हैं। जैसे ये जितने एग्जाम्पल दिए गए हैं समाहार में आएंगे, और भी इसके अलावा भी एग्जाम्पल हैं यहाँ पे हमने जो परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं या जो इम्पोर्टेंट हैं उन्हीं को यहाँ पे सम्मिलित किया गया है। जैसे यहाँ पे विकल्प द्वंद्व की बात करें तो यहाँ पे या तो आपका विग्रह करते समय या आएगा या अथवा, ये दो में से एक लगेगा आपका। जैसे यहाँ थोड़ा बहुत, अगर इसका विग्रह की बात करें
थोड़ा या बहुत, इस टाइप से थोड़ा या बहुत। जैसे कर्तव्य, कर्तव्य, तो यहाँ पे आपका जो कर्तव्य का होगा विग्रह कर्तव्य अथवा अकर्तव्य। यहाँ पे आपका कर्तव्य अथवा अकर्तव्य जब इसका विग्रह करेंगे। जैसे यश, अपयश, अगर इसका विग्रह करेंगे तो आपका यश, यश या अपयश, इसका विग्रह होगा यश या अपयश। जैसे उसके बाद उल्टा सुल्टा लिखा है, तो उल्टा अथवा सुल्टा, दो में से एक, तो यहाँ पे अथवा इसके आएंगे। यहाँ जो शब्द होंगे वैकल्पिक द्वंद्व में सदैव आपके विलोम शब्द होंगे। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है, जैसे थोड़ा या बहुत, दोनों आपस में एक दूसरे के विलोम है, कर्तव्य अकर्तव्य। यहाँ पे यश अपयश, उल्टा सुल्टा। तो यहाँ पे जो वैकल्पिक द्वंद्व में होंगे वो आपके जितने भी शब्द होंगे वो सदैव विलोम शब्द ही आते हैं। तो आपको यहाँ पे याद रखना है। आई होप आपको जो है द्वंद्व समास जो है वो अच्छे से समझ में आया होगा, द्वंद्व समास। इसके बाद हम पढ़ेंगे बहुब्रीहि समास। जैसे यहाँ पे दिया गया है आपका बहुब्रीहि समास। अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो जिस समस्त पद में कोई पद प्रधान नहीं होता, अर्थात कोई भी पद इसमें प्रधान नहीं आता या प्रधान या विशेष नहीं होता है, लेकिन दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है, लेकिन ये जो है तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, अर्थात किसी विशेष अर्थ देते हैं, तो वहां पे बहुब्रीहि समास होता है। जैसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है लंबोदर, इसका अगर विग्रह करें तो लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश जी के लिए कहा गया है, लंबा है उदर जिसका, गणेश जी। उसके बाद यहाँ पे जैसे घनश्याम, घन के समान श्याम है जो, अर्थात श्री कृष्ण के लिए कहा गया है घनश्याम, घन के समान श्याम है जो, श्री कृष्ण। उसके बाद कुछ और एग्जाम्पल दिए गए हैं। जैसे आपके यहाँ पे गिरिधर, गिरि को धारण करने वाला है जो, यहाँ पे भी श्री कृष्ण के लिए कहा गया है। गिरि मतलब पर्वत होता है, तो लेकिन यहाँ पे आपको पर्वत का उसका अर्थ नहीं लेना है, बल्कि जो शब्द मूल शब्द है संज्ञा उसी को यहाँ पे यूज करना है। विग्रह जब करेंगे तो मूल शब्द में ही उसके करेंगे। कई बार जो है उसके अर्थ से भी पॉइंट अगर कई सारे दिए होते हैं तो वहां पे अर्थ भी लगा के, जैसे अगर यहाँ पे लिख दे कि पर्वत को धारण करने वाला, तो उसका विग्रह सही नहीं होगा। विग्रह आपका मूल शब्द में ही होता है। जैसे यहाँ पे गिरिधर का अगर विग्रह की बात करें तो गिरि को धारण करने वाला है जो, अर्थात श्री कृष्ण। उसके बाद महावीर, जैसे इसका विग्रह करेंगे तो महान वीर है जो, अर्थात हनुमान जी के लिए कहा गया है। यहाँ पे वीर है जो, ठीक है, ये हनुमान जी के लिए कहा गया है, याद रखना काफी इंपॉर्टेंट है, महावीर। उसके बाद धनंजय, ये भी खूब शब्द आता है। धनंजय का विग्रह अगर करेंगे तो वह जो धन को जीतते हैं, अर्थात अर्जुन के लिए कहा गया है, वह जो धन को जीतते हैं अर्जुन, ठीक है, इस शब्द का धनंजय का विग्रह होगा। ठीक है, ये तीसरा जो स्पेसिफिक अर्थ देते हैं, जैसे यहाँ पे अर्जुन के लिए कहा गया है, तो आपको ये याद रखना है, बहुब्रीहि समास का इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका ये है पुंडरीक, पुंडरीक इसका विग्रह करेंगे, वह जो कमल के समान है, अर्थात विष्णु जी के लिए कहा गया है, तो पुंडरीक शब्द का विग्रह होगा, वह जो कमल के समान है, अर्थात विष्णु जी के लिए कहा गया है। तो ये तीसरा अर्थ मतलब स्पेसिफिक अर्थ देते हैं, तो यहाँ पे बहुब्रीहि समास होगा। उसके बाद कुछ और इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल यहाँ दिए गए हैं, जैसे आपका कुसुमसर है और मकर ध्वज है, मुरारी है, सचीपथ है, देवराज है आदि इत्यादि। ये काफी बार जो पूछे गए हैं वही हमने यहाँ पे सम्मिलित किया गया है। तो आपको आई होप बहुब्रीहि समास भी अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे जो विभिन्न परीक्षाओं में इनकी परिभाषाओं से प्रश्न बने हैं उनको। अब तब हम इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न को। इसके बाद हम विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं जो कि इनकी परिभाषाओं से अलग अलग नाम बदल के पूछे गए हैं, उन्हीं को हमने यहाँ पे जो है मेंशन किया गया है। जैसे पहला प्रश्न है जिसमें पहला शब्द विशेषण हो
और दूसरा शब्द विशेष से हो। पहला शब्द विशेषण और दूसरा विशेष से हो, उस समास उसमें जो है कौन सा समास होगा? तो आपके ऑप्शन जैसे दिए गए हैं, द्विगु समास, यहाँ कर्मधारय, और यहाँ पे आपका द्वंद्व है, और ये तत्पुरुष समास है। तो देखिए यहाँ डिफिनीशन से पूछा गया है कि पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष, क्योंकि जो आपका द्विगु में तो है पहला संख्यावाचक तो शब्द होता है, और अगर द्वंद्व की बात करें तो दोनों जो है इसमें दोनों पद प्रदान होते हैं, और तत्पुरुष में आपका जो है वो दूसरा पद प्रदान होता है। अर्थात यहाँ पे देखिए पहला पद विशेषण पूछा है और दूसरा विशेष, तो यहाँ पे आपका जो जवाब हो जाएगा वो कर्मधारय हो जाएगा, क्योंकि कर्मधारय में पहले हमने बताया भी था कि पहले जो है इसमें विशेषण होता है और उसके बाद संज्ञा शब्द होता है, संज्ञा। तो यहाँ पहला शब्द आपका पूछा गया है विशेषण, तो ये आपका जवाब हो जाएगा कर्मधारय। उसके बाद जो है आपका दूसरा प्रश्न है, जैसे यहाँ पे दिया गया है, जिस समास में पहले या बाद कोई भी पद प्रदान नहीं होता है उसे कहते हैं, जिसमें कोई पद प्रदान नहीं होता है, ना पहला ना दूसरा। तो यहाँ पे जैसे आपके ऑप्शन दिए हैं, अव्ययी भाव समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास और कर्मधारय समास। तो इसमें आपका अव्ययी में पहला पद प्रदान होता है, द्वंद्व में दोनों होते हैं, कर्मधारय में पहला पद जो है विशेषण होता है, बहुव्रीहि में दोनों पद प्रदान नहीं होते हैं और ये किसी तीसरी पद की ओर संकेत या विशेष बताते हैं, विशेषता को बताते हैं। तो यही यहाँ पे दिया है, ना पहला पद ना दूसरा, कोई पद प्रदान नहीं होता है, तो आपका यहाँ पे जवाब हो जाएगा बहुव्रीहि समास। उसके बाद नीचे आपका तीसरा प्रश्न दिया गया है, जैसे यहाँ पे जिस समास में अर्थ की दृष्टि से उत्तर पद मतलब बाद वाला पद प्रधान और पूर्व पद गौण होता है, मतलब उत्तर पद प्रधान और पूर्व पद गौण होता है। उत्तर मतलब बाद वाला पद जो है मुख्य होना चाहिए, प्रधान होना चाहिए, और जो पूर्व पद है वो गौण रहता है। तो यहाँ पे आपका जैसे दिया गया है ऑप्शन 4, द्विगु समास, कर्मधारय समास, और यहाँ अव्ययी भाव समास और तत्पुरुष समास। तो आपका जो उत्तर पद प्रदान होता है वो आपका तत्पुरुष समास में होता है, क्योंकि इसमें जो है आपका उत्तर पद प्रधान होता है, पूर्व पद गौण होता है, तो आपका तत्पुरुष हो जाएगा। ठीक इसके उल्टा इसमें होता है आपका अव्ययी भाव में, इसमें पहला जो पद होता है वो प्रधान होता है और बाद वाला जो पद होता है वो गौण होता है। उसके बाद नीचे जो आपका प्रश्न दिया गया है 4 नंबर, ये भी आपका जो है परिभाषा से ही बना है। जैसे यहाँ पे किस समास में प्रथम पद संख्यावाची तथा अंतिम पद संज्ञा होता है, ये हमने पीछे डिफिनीशन में भी बताया था कि अंतिम पद संज्ञा और प्रथम पद जो है संख्यावाची हो। जैसे यहाँ 4 विकल्प दिए गए हैं, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास और अव्ययी भाव समास। ये आपके 4 विकल्प दिए हैं। तो प्रथम पद आपका संख्यावाची है, तो इसमें आपका जो हो जाएगा प्रथम पद संख्यावाची है, तो यहाँ से आपको पता चल गया कि ये द्विगु समास होगा, क्योंकि यहाँ संख्या की बात की गई है। उसके बाद आपका एक और प्रश्न है, जैसे यहाँ पे दिया गया है 5वां प्रश्न, जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं, जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं उसे कहते हैं, जैसे द्विगु समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास और कर्मधारय समास। तो आई होप आपको ये पता होगा कि दोनों पद किसमें प्रधान होते हैं, आपके द्वंद्व समास में। इसकी काफी चर्चा की अब पीछे है कि ये 3 टाइप के होते हैं, अलग अलग पढ़ा, इतरेत्तर और समाहार और वैकल्पिक। तो आई होप आपको समास जो है चैप्टर कंप्लीट समझ में आया होगा, क्योंकि इसमें जितने भी एक्सेप्शनल शब्द बने हैं उनको भी हमने सम्मिलित किया है, और जो परीक्षाओं में उनकी परिभाषाओं से प्रश्न आए हैं उनको भी हमने इसमें सम्मिलित किया है। तो आई होप आपको समास अच्छे से समझ में आया होगा। ऐसे ही हिंदी पढ़ने के लिए जो है हमारे चैनल जीके वर्ल्ड एकेडमी को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ताकि और दोस्तों को भी ऐसे ही अच्छा कंटेंट कम समय में मिल सके और अपनी स्टडी को बेहतर कर पाएं।